नमो नमः। छात्रों, हल संधि का हमारा प्रकरण चल रहा है। हल संधि में हम कुछ नए सूत्रों का आज के दिन अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। आज का जो छात्रों अध्ययन का विषय रहेगा वो अनुस्वार संधि का रहेगा। हल संधि का एक भाग है अनुस्वार संधि। अनुस्वारों के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, जो हमारे समक्ष पहला सूत्र आता है वो है मोनुस्वारः। क्या है छात्रों? मोनुस्वार। यहाँ दो चीजें हमें दिखाई देती है, मैं और अनुस्वार। दो चीजें दिखाई देती है, मैं और अनुस्वार। देखते हैं क्या स्थिति इसकी वृत्ति में हम देखेंगे अधिक स्पष्ट के लिए। मांतस्य पदस्यानुस्वारो हलि। उदाहरण इसका है हरिम वंदे। ये क्या कहता है? ये कहता है पद के अंतिम मांतस्य, पद के अंतिम मैं को पदस्यानुस्वारो हलि। ये कह रहा है पद के अंतिम मकार को अनुस्वार हो जाता है। पद के अंतिम मकार को अनुस्वार हो जाता है बाद में कोई हल वर्ण हो तो। ठीक है ना? उदाहरण इन्होंने दिया हरिम वंदे। छात्रों, इन सूत्रों की उपयोगिता हमारे साथ संस्कृत लेखन में भी है। संस्कृत लेखन में भी हम देखते हैं बाद में यदि कोई आगे स्वर है तो हम मकार को नीचे ही रखेंगे, उसके स्थान पर अनुस्वार नहीं लगाएंगे। और आगे कोई व्यंजन है तो मैं के स्थान पर हम अनुस्वार को लगा देते हैं। उदाहरण हम देखेंगे हरिम वंदे। हरिम वंदे उदाहरण को हम स्फोरक पत्र के माध्यम से देखेंगे छात्रों। हरिम वंदे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है छात्रों हरिम प्लस वंदे। आगे मैं पद के अंत में है, आगे हल वर्ण है वकार, तो इस मकार का हम मोनुस्वार सूत्र के द्वारा अनुस्वार कर देंगे और हरिम वंदे ये रूप हमारे समक्ष सिद्ध होता है। अब अगला जो सूत्र आता है छात्रों वह है नश्चा पदांतस्य झलि। क्या है? नश्चा पदांतस्य झलि। देखो दो बातें, न अपदांतस्य, ये संधि हो रही है। झली प्रत्याहार के विषय में मैंने आपसे कल चर्चा की थी। अब इसकी वृत्ति देखेंगे। नस्य मस्य चापदांतस्य झल्यनुस्वारः। उदाहरण है यशांसी आकृष्यते। ये क्या कहता है छात्रों? ये कहता है अपदांत। पहली बात, जो पद का अंतिम नहीं है, पद अपदांत। अपदांत जो पद का अंतिम नहीं है, न और मैं को, नकार और मकार को। कौन से नकार और मकार को? जो पद से अंतिम नहीं है, पदांत अपदांत है, मतलब पदांत नहीं है, उसको न और मैं को अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है अनुस्वार? बाद में झल हो तो। झल मैंने आपको कल बताया था, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उष्म वर्ण। पहला झल प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और उष्म वर्ण। उष्म वर्णों में श, श, स, ह, तीनों प्रकार के सकार और उसके अलावा हकार उष्म वर्ण में आते हैं, बाद में हो तो। नकार और अपदांत नकार और मकार को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है? बाद में झल प्रत्याहार हो तो। उदाहरण इन्होंने दिए यशांसी और आंकृष्यते। उदाहरण देखेंगे यशांसी सबसे पहले। यशान लस्सी, ये इसका विग्रह है यशांसी का। यहां पर ये जो नकार है इसके स्थान पर हम अनुस्वार कर देंगे। पदांत नहीं है, ये अपदांत है। ये अपदांत को की इसने बात कही। यहां आगे क्या है? झल प्रत्याहार का वर्ण है, सकार आ गया तो यशांसी इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। अगला जो उदाहरण इन्होंने दिया आक्रम आक्रंस्यते का, आक्रम प्रस्यते, इस मकार के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे नश्च पदांतस्य झलि सूत्र के द्वारा। और आगे सकार है, झल वर्ण है तो आक्रंस्यते। इस प्रकार इनकी सिद्धि, इनको अच्छे से देख लीजिएगा छात्रों। अब अगला जो सूत्र है छात्रों हमारे समक्ष वो है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। अनुस्वारस्य षष्ठी विभक्ति लग रही है, अनुस्वार का की अनुस्वार का यही परसवर्ण, यही प्रत्याहार की बात कही और परसवर्ण की इन्होंने बात कही। स्पष्टम शांति। आगे से अगले सूत्र की यहां अनुवृत्ति आती है। ये क्या कहता है? ये कहता है अनुस्वार के बाद में, अनुस्वार के बाद में सभी व्यंजन, लेकिन किसको छोड़ करके?
श श स को यह प्रत्यार में आता है सभी व्यंजन, यह प्रत्यार में सभी व्यंजन आते हैं श श स को छोड़कर, श श स को छोड़कर सभी व्यंजन यह प्रत्यार में आते हैं। श श स ह को छोड़कर जो उष्म वर्ण है उनको छोड़कर के श श स को अनुस्वार के बाद यह प्रत्यार मतलब सभी व्यंजन अंतस्थों को उष्म वर्णों को छोड़कर हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण, अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है, मतलब जो अगला वर्ण है उसका पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे च है तो च छ छ यहाँ प फ ब ब म हो जाता है, त वर्ग का है तो न हो जाता है, मतलब अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है। कब हो जाता है? बाद में यह हो तो। ये इन्होंने बात कही। तो यह प्रत्यार मैंने बता ही दिया, सभी व्यंजन समाहित हो जाते हैं केवल उष्म वर्णों को छोड़ करके, श स ह को छोड़ करके पर सवर्ण हो जाता है, उसके पांचवा अगले वर्ण का पंचम अक्षर हो जाता है। उदाहरण इन्होंने दिया छात्रों, उदाहरण इन्होंने दिया शांतः। क्या दिया छात्रों उदाहरण? शांत है, शाम प्लस ता। अब यहां पर आगे देखिए तकार आ गया तो तय वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा? त थ ध ध ना, इसको अनुस्वार को न कर देंगे, शांतः के रूप की सिद्धि हो जाती है, शांत की सिद्धि हो जाती है। अगली सिद्धि हम अगले सूत्र से देखेंगे। अगला जो सूत्र है वो है वा पदांतस्य। क्या है छात्रों? वा पदांतस्य। देखो पहले ही यहां वा लगा हुआ है तो अभिप्राय यह है कि वैकल्पिक स्थिति होगी, ऐच्छिक स्थिति होगी, हम हमारी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो ये वा पदांतस्य की वृत्ति भी अनुवृत्ति से आती है। तो ये क्या कह रहा है? पद के अंतिम अनुस्वार के बाद में, पद के अंतिम की बात इसने यहां पे कही है, पद के अंतिम अनुस्वार के बाद में यह प्रत्यार के विषय में मैंने आपको बता दिया था, सभी व्यंजन उष्म को छोड़ करके, उष्म को छोड़ करके सभी व्यंजन हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है विकल्प से। देखिए इसमें स्पेशली बात की गई पदांतस्य है, वह पदांतस्य पद के अंतिम अनुस्वार को के बाद में, पद के अंतिम अनुस्वार के बाद में यह प्रत्यार हो, यह प्रत्यार से अभिप्राय सभी व्यंजन उष्म वर्णों को छोड़कर हो तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है, विकल्प से होगा। लेकिन छात्रों ये ध्यान देने योग्य बात है, वैकल्पिक स्थिति होगी, ऐच्छिक स्थिति होगी, हम करना चाहेंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करें। उदाहरण इन्होंने दिया त्वं करोषि और त्वं करोषि। देखिए जब हम इस सूत्र को लगाएंगे तो ये बनेगा, वा पदांतस्य को लगाएंगे त्वं करोषि बनेगा, और ये नहीं लगाएंगे तो त्वं करोषि बनेगा। देखिए अब इसका उदाहरण देखेंगे। त्वं करोषि में त्वं प्लस करोषि। अब यहां पर ये अनुस्वार है, अनुस्वार को क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? क ख ग घ घ। ये जो ये कर रहे हैं हम, ये क वर्ग का अंतिम अक्षर है, लेकिन यह वा पदांतस्य से ये वैकल्पिक है, तो इसको लगाएंगे त्वं करोषि बन जाएगा। इसको जब नहीं लगाएंगे वा पदांतस्य को तो त्वं करोषि बनेगा। इसको अच्छे से समझ लिए छात्रों। अब अगला जो सूत्र आता है छात्रों, वो एक विषय से इतर बात कहता है, विषय से इतर बात कहता है। क्या बात कहता है? ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, मिट गया। वो है सूत्र, ये इसका जो सम्राट जो सिद्धि है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती रही है। मोराजी समः क्वौ, सूत्र है मोराजी समः क्वौ। ये कहता है क्विबन्ते, देखिए राजन्तौ परे समोमस्य म एव स्यात्। उदाहरण इन्होंने दिया सम्राट। ये क्या कहता है छात्रों? क्यू प्रत्यांत, जो क्यू प्रत्यांत राज धातु होती है, अर्थात राज शब्द के बाद में सम हो, क्यू प्रत्यांत जो राज धातु है, राज शब्द है, उसके बाद में यदि सम हो तो सम के मैं को मैं ही रहता है, यहां मैं के स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। क्या कहता है? क्विबंत जो राज धातु है, राज शब्द है, उसके बाद में यदि राज शब्द के बाद में सम होगा तो उसके मकार को अनुस्वार नहीं होगा। पूर्व नियम से हम चाहते तो अनुस्वार कर सकते थे, लेकिन यहां अनुस्वार को रोक करके मोराजी समः क्वौ के द्वारा, क्विबंत जो प्रत्यांत राज धातु अथवा राज शब्द है उसके द्वारा मकार के स्थान पर, सम के मकार के स्थान पर
मकार के स्थान पर क्या अनुस्वार नहीं होगा। सम के मैं को मैं ही रहता है, अब बाद में मैं को मैं ही रहता है, अर्थात अब उदाहरण हम अब आपको समझाते हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए आप इसको देखेंगे, इस फोरक पत्र को, सम प्लस राज है, या सामान्य नियम से मकार को अनुस्वार हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे सामने लेकिन उन्होंने स्पष्ट बात कही, क्विप प्रत्यांत राज धातु की बात कही थी। मोराजी सोमा को सूत्र के द्वारा हम इसको अनुस्वार नहीं करेंगे और सम्राट बन जाता है। सम्राज और सम्राट ये दोनों एक ही बात है। सम्राट कहते हैं चक्रवर्ती राजा को, मैं का अनुस्वार नहीं हुआ। सम्राज शब्द है जो सम्राज शब्द का प्रथमा एक वचन रूप सम्राट है, इसके रूप होते हैं सम्राट, सम्राजो, सम्राज, ये अलग विषय है। समझ में आया? ये सामान्य से इतर नियम को बतलाता है, इसलिए इसकी महत्वपूर्णता अधिक है। मोराजी स्वयं को सम्राट को प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है छात्रों। अब अगला जो सूत्र हम पढ़ेंगे वो है हे मपरे वा। हे मपरे वा ये क्या कहता है छात्रों? म परे हकारे परे मत्स्य मो वा किम हमलयति किम किम हमलयति। यवल परे यवला वा किय किय यह किम यह किव हलयति किम हवलयति किल हलादयति किम हलादयति। अब देखो एक तो इसमें यवल परे यवलावा ये तो है वार्तिक, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। महत्वपूर्ण विषय की ओर आते हैं। ये कह रहे हैं मपरे हकारे परे मत्स्य मोवा किम हमलयति किम हमलयति। देखो ये क्या कह रहे है और मैं के बाद में मैं हो तो विकल्प से मैं ही रहता है या मैं के बाद में है, मैं के बाद में मैं हो तो विकल्प से मैं ही रहता है। विकल्प से स्थिति बता रहा है, वैकल्पिक ऐच्छिक स्थिति, बिना विकल्प की स्थिति में दूसरे पक्ष में अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण के लिए हम आपको बताएंगे किम हमलयति, किम हमलयति। यहां पर देखिए किम प्लस हमलयति करेंगे और इसको जब हम अनुस्वार नहीं करेंगे सूत्र को लगाएंगे, आगे की स्थिति देखिए है बिल्कुल इस सूत्र के द्वारा जो बताई गई है वो है और मैं के बाद में मैं है और मैं के बाद में मैं है। अब यहां पर जब हम इसके स्थान पर ये सूत्र को लगाएंगे तो किम हमलयति बनेगा और इसको सूत्र को नहीं लगाएंगे तो इसके स्थान पर अनुस्वार कर देंगे, किम हमलयति बनता है। अब दूसरा जो वार्तिक इसमें आता है छात्रों वो है यवल परे यवलावा। यवल के आगे यवल हो तो, ये भी वैकल्पिक स्थिति को कह रहा है। ये वार्तिक भी वैकल्पिक स्थिति को बतलाता है। ये क्या कहता है? बाद में यवल के बाद में यवल हो तो, बाद में य व ल हो तो मैं को क्रमशः य व ल विकल्प से होगा। मतलब य व ल जो ये स्थिति बनती है य व ल जो ये अनुनासिक की स्थिति बनती है ये वैकल्पिक स्थिति बनेगी। इसके अभाव में पक्ष में हम अनुस्वार करेंगे। उदाहरण है किम यह। अब इस सूत्र को जब हम लगाते हैं किम यह, किम और यह स्थिति है। देखो छात्रों इधर देखो, पास से इसको दिखाएं थोड़ा सा। किम और यह, इस स्थिति में मकार के स्थान पर, इस मकार के अनुस्वार के स्थान पर किम और यह में मैं इस मकार को नीचे ला करके मकार को यह जो ये ध्वनि आ रही है इस सूत्र के द्वारा यवल वार्तिक के द्वारा यवल परे यवलावा के द्वारा यह कर देंगे। जब इस सूत्र को नहीं लगाएंगे तो किम यह, और जब इस सूत्र को लगाएंगे किया यह बनेगा। इसी प्रकार इस सूत्र को लगाने के बाद किम हवलयति में देखो स्थिति देखा आ रही है। किम में हवलयति में यहां पर क्या करेंगे हम, इसके क्यों वकार आ गया, इधर भी वकार आ गया। इस सूत्र को लगाएंगे यवल परे यवलावा में तो किम किवा हवलयति, और जब नहीं लगाएंगे तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा किम हवलयति। इसी प्रकार किल, यहां भी लकार है किल लादयति, और जब इस सूत्र को नहीं लगाएंगे किम लादयति। इसको देख लीजिएगा अच्छे से छात्रों।
देखिए, जब इस सूत्र को लगाएंगे जब तो किल हल्याद्यति बनेगा, और जब नहीं लगाएंगे किम हल्याद्यति बनेगा। इस सूत्र को लगाने का परिणाम ये होता है कि ये अनुनासिक की स्थितियां आ रही हैं। देखो, इस सूत्र को लगाने के बाद ये जो किया के और कुल जो स्थिति आ रही है ये अनुनासिक की आ रही है, और जो अनुनासिक भिन्न स्थितियां आ रही हैं अनुस्वार वाली, वो इस सूत्र को न लगा करके जब हम पाक्षिक स्थिति करते हैं, पक्ष में जब स्थिति करते हैं तो बिना अनुनासिक के अनुस्वार वाली स्थिति आती है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको समझना अधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से इसका विषय आपके मस्तिष्क पे स्पष्ट होना चाहिए। महत्वपूर्ण तो मैंने आपको ये बताया आज के अध्ययन के प्रकरण में। मौनुस्वार तो है ही, मौनुस्वार का जो प्रयोग करते हैं लेखन कार्य में अधिक होता है। मौनुस्वार का जो प्रयोग होता है लेखन कार्य में अधिक होता है। लिखने में क्या करते हैं बच्चे, छात्र क्या करते हैं, आगे स्वर है या व्यंजन है, इसके बिना देखे मैं को या तो नीचे लगा देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं, अपने मर्जी से लगाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, अगर आगे व्यंजन है तो मैं को अनुस्वार ही लगेगा। ये नियम है, लेखन का भी नियम है, शुद्धिकरण का, शब्द को शुद्धि जब हम लिखते हैं तो ये नियम है। और आगे यदि कोई स्वर है तो मकार नीचे आ जाता है अनुस्वार का, ये सामान्य नियम है। तो छात्रों, आप इनका अध्ययन कीजिए। कल की कक्षा में हम अन्य सूत्रों की चर्चा करेंगे। आप इनके मूल पाठ को कंठस्थ कीजिए और इनकी जो सिद्धियां हम आपको प्रयोग बताते हैं उनको करके देखिए। उनके समानांतर और प्रयोगों को सिद्ध करके देखिए, जिससे आपका विषय अधिक स्पष्ट हो सके। नमो नमः। छात्रों, कल नए सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।